हो गया। जय हिंद, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, आज देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण। ठीक है, अब आवाज जा रही ना? अभिषेक मौर्य, आवाज जा रही है? आवाज, चलिए ठीक है। तो देखिए आज गोली दर्पण, कल हम लोग समतल दर्पण का देखे थे, समतल दर्पण से परावर्तन। आज कहाँ देखेंगे? आज हम लोग देखिए गोली दर्पण से परावर्तन देखेंगे। कहाँ से? गोली दर्पण से। ईशा कुमारी हेलो, अंसर गुप्ता, अभिषेक मौर्य, सूरज यादव। देखिए तो इसमें जो पहला है टॉपिक हमारा गोली दर्पण में, गोली दर्पण पहले देखिए होता क्या है। गोली दर्पण देखिए आपका होता है कि एक खोखले गोले, पारदर्शी गोले का भाग जिसके एक सतह पर पालिश किया गया हो। पारदर्शी गोले का भाग होता है और उसको काटकर उसके चाहे अंदर या बाहर किसी एक तरफ पालिश कर देंगे, पेंट लगा देंगे। ईशा कुमारी, कल वाले का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। अभिषेक मौर्य, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है तो देखिए एक खोखले पारदर्शी गोला, देखिए आपका एक गोला रहेगा, गोला। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच में से कहीं से भी काट देंगे। काट करके फिर क्या करेंगे, इसके बाहर साइड में देखिए, इसके क्या करेंगे हम, बाहर साइड में या अंदर साइड में हम पॉलिश कर देंगे। तो क्या कहलाएगा, ये गोली दर्पण कहलाएगा। देखिए पारदर्शी खोखले गोले का कटा भाग जिसके एक तरफ पॉलिश की गई होती है उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। चाहे बाहर साइड में या अंदर साइड में पॉलिश कर देंगे। अगर पॉलिश हम बाहर साइड में करते हैं तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि अंदर साइड में करते हैं तो क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। पीडीएफ के लिए चलिए हम अभी कर देंगे। पंकज सर कल भूल गए होंगे, उनसे बोले थे करने के लिए, तो आज हम कर देंगे अपलोड, आज हम खुद करके जाएंगे। प्रिया कुमार जी, फिजिक्स का अपलोड नहीं हुआ है तो चलिए एक बार आप लोग क्लास के जस्ट बाद कॉल कर लीजिएगा। डाउट नंबर है ना सबके पास? ठीक है, डाउट नंबर है ना? डाउट नंबर है, अगर पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है कुछ तो उस पर कॉल कर दीजिएगा एक बार, तो आप लोग को मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए आपका जो है दर्पण हम बताए दो प्रकार का होता है। देखिए जब पॉलिश इस बाहर तरफ की तरफ करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, अवतल दर्पण। और जब देखिए पॉलिश हम ऐसे कर देंगे, जब पॉलिश देखिए हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ कर देंगे, ऐसे पॉलिश अंदर की तरफ कर देंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखिए दो प्रकार का दर्पण होता है। जब पॉलिश हम बाहर तल पे करेंगे, बाहर तल पे पॉलिश करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और जब पॉलिश अंदर तल पे कर देंगे तब क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण रहेगा आपका। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए ध्यान दीजिए सभी लोग, सीयूईटी के लिए। ठीक है, देखिए इसके लिए ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इस टॉपिक में गोली दर्पण में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन किसे क्या कहते हैं। देखिए कुछ परिभाषा, जैसे ध्रुव है तो देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। देखिए
ये आपका देखिए एक क्या रहेगा, दर्पण रहेगा। इसका ये जो मध्य बिंदु कहलाएगा, इसको हम P से व्यक्त करेंगे, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, ध्रुव, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र, देखिए दर्पण जिस गोले का भाग माना जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये दर्पण है, ये काटने से पहले ऐसे किसी न किसी गोले का ऐसे भाग रहा होगा, तो काटने से पहले तो इसका जो केंद्र रहता है इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सी। यह जो दर्पण है, यह जिस गोले का पूरा जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, प्लेन मिरर आपका वही है, एक कांच का प्लेन स्लाइड रहेगा, मतलब समतल क्या रहेगा, प्लेट रहेगा, उस पर पॉलिश कर देंगे तो समतल दर्पण। देखिए गोलाकार प्लेट है, इस पे जब पॉलिश करेंगे, देखिए जब देखिए गोलाकार प्लेट है इस पे हम पॉलिश करेंगे तब क्या कहलाएगा, गोली दर्पण। और यदि समतल प्लेट रहेगा, पूरा समतल प्लेट रहेगा, इस पर पॉलिश कर देंगे तब क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। गोले प्लेट पर पॉलिश करेंगे तो गोली दर्पण, और जब समतल प्लेट रहेगा तो समतल दर्पण। ठीक है, देखिए कांच के खोखले गोले के कटे भाग को जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया होता है दर्पण कहते हैं। अब दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु, देखिए दर्पण आपका यहां से यहां तक है, ये M2 और ये M1, यही आपका देखिए दर्पण है ना, यही ये आपका देखिए क्या है, एक दर्पण है। तो इस दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है ध्रुव कहलाएगा। अब ये दर्पण काटने से पहले ऐसे किसी न किसी पूरे गोले का भाग होगा, तो इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगला क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये देखिए जो ध्रुव है और केंद्र है, इसके बीच की ये जो दूरी कहलाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को R से कहेंगे, ये क्या होगा, हमारा वक्रता त्रिज्या होगा। ध्रुव और केंद्र, ध्रुव से लेके केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए ये जो पूरा लाइन जाएगा, ये लाइन जो यहां से हो करके जाएगा, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। और फोकस क्या होगा, देखिए केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु रहेगा, ये मध्य वाला बिंदु, ये क्या कहलाएगा, फोकस। ये क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। और फोकस से लेके ये जो दूरी रहेगी, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी स्मॉल f। देखिए यही आपका इतना बस समझना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण जिस गोले का पूरा भाग रहेगा, काटने से पहले ये पूरा करेंगे तो एक गोला होगा ऐसे घुमा हुआ, इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R। और केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखा है, जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष। और इसके मध्य बिंदु को, ध्रुव और केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ये इतना बस आपको समझना है। ठीक है, देखिए यही है ना, फोकस हो गया, फोकस दूरी। अब देखिए शक्ति क्या होती है, शक्ति। देखिए दर्पण क्या करता है, जो गोली दर्पण है, या तो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है या तो प्रकाश को दूर भगाता है। आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण पे जब प्रकाश जाता है, देखिए आप ये देखे होंगे, देखिए कि जब अवतल दर्पण पे जब प्रकाश जाता है तो ये क्या होता है, फोकस से होकर जाता है। और जब उत्तल दर्पण पे प्रकाश जाएगा ऐसे, तो ये फोकस से जाता हुआ ऐसे दूर चला जाता है। ठीक है, ऐसे चला जाता है, देखने में लगता है कि फोकस से आ रहा है ऐसे। तो देखिए अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर रहा है और ये प्रकाश को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। मतलब ये अपसरित कर रहा है और ये क्या कर रहा है आपका, ये अभिसरित। देखिए ये अभिसरित इकट्ठा कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
अभिसरित, और ये क्या कर रहा है, अपसरित। तो जब शक्ति की बात आएगी तो देखिए शक्ति क्या रहेगा, देखिए शक्ति यही रहेगा कि दर्पण के अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता। किसी दर्पण द्वारा प्रकाश को फैलाने या उसको इकट्ठा करने के गुण को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। मतलब जितना वो प्रकाश को फैला सकता है या तो इकट्ठा कर सकता है। द्वारक देखिए क्या है, दर्पण का जो दोनों किनारा होता है, देखिए दर्पण के जो M1 और M2 दोनों किनारों हैं, इसके बीच की ये जो दूरी रहेगी यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगी, द्वारक। दर्पण के दोनों किनारों, दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोनों किनारों के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और फोकस तल क्या है, देखिए फोकस तल आपका देखिए ये है कि फोकस से जाने वाले इस लंबवत तल को, जो देखिए यहां से ऐसे 90 अंश का कोण बनाए और फोकस से होकर जाए, इसको क्या कहते हैं, फोकस तल। फोकस से जाने वाले लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल। तो ये आपका देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषा हो गया। अब देखेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम। ये आपको न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न के लिए जरूरी है। देखिए आंकिक प्रश्न के लिए ये महत्वपूर्ण है। चिन्ह परिपाटी किसमें कौन सा प्लस रहेगा, कौन सा माइनस आएगा, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम देखिए क्या है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहला तो ये है कि जो दर्पण है, देखिए ये जो ध्रुव है, हम सभी दूरी यहीं से मापते हैं। चाहे वस्तु की दूरी हो तब भी यहीं से मापेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बने, प्रतिबिंब जो बनता है वो भी यहीं से, जैसे यहाँ पे आएगा प्रकाश किरण ऐसे तो प्रतिबिंब बना, तो ये भी हम यहीं से दूरी मापेंगे। चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की हो, चाहे फोकस की, सब कहाँ से लेते हैं, P से, इसके ध्रुव से, सभी ध्रुव से मापते हैं। पहला तो ये पॉइंट है कि सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, सभी दूरियां किससे देखिए मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि विपरीत दिशा में क्या होती हैं, दूरियां ऋणात्मक। देखिए इस साइड जितनी भी दूरी होगी इधर, सब क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। और इस साइड क्या रहेगी दूरी, धनात्मक। देखिए दर्पण के आगे जितनी दूरी रहेगी सब क्या होगी, ऋणात्मक में होगी, माइनस में मापी जाएगी। और दर्पण के पीछे की जो दूरी रहेगी सब क्या होगी, धनात्मक मापी जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे, देखिए ऊपर की साइड प्लस होता है, नीचे की साइड माइनस होता है। सेम टू सेम वैसे है जैसे आप लोग देखिए चिन्ह परिपाटी इसमें पढ़े हैं ना, अक्ष में देखिए इधर प्लस रहेगा, माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। वही भी ये भी है, दर्पण है तो दर्पण के इधर माइनस रहेगा, इस साइड प्लस रहेगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस रहेगा, नीचे की तरफ माइनस होगा। P से मापी जाती हैं सभी। और ये देखिए आपको ये चार्ट अच्छे से समझकर तैयार करना है, ये चार्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, देखिए अवतल दर्पण में कब बनेगा, देखिए जब वस्तु की दूरी देखिए U, देखिए अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस में होती है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, माइनस में। जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात आएगी, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए U की दूरी माइनस में रहेगी और V की दूरी भी माइनस में रहेगी, फोकस दूरी माइनस में रहेगी, वस्तु की ऊंचाई प्लस में रहेगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में रहेगी, वक्रता त्रिज्या R माइनस में। मतलब अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका देखिए क्या होगा, U, V और F और R और क्या है आपका I। देखिए ये इतना क्या रहेगा, देखिए हमारा ये माइनस में रहेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की लंबाई I, ये सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे। प्लस में केवल क्या होगा, O, मतलब वस्तु की जो लंबाई रहेगी ये केवल प्लस में रहेगी आपकी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हाँ, तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको आप अच्छे से देखिए याद कर लेंगे। देखिए क्या है कि अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो आपको यू वी एफ आर सभी दूरी क्या होगी माइनस में, केवल ओ वस्तु की दूरी केवल क्या होगी प्लस में होगी। लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो तब देखिए क्या होगा, यू माइनस में, भी प्लस में, और क्या होगा एफ माइनस में, ओ प्लस में, आई प्लस में, आर माइनस में और एम प्लस में, और इसमें एम भी क्या होगा माइनस में रहेगा। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या रहेगा, देखिए यू एफ आर केवल इतना क्या रहेंगे, देखिए हमारे माइनस में रहेंगे, बाकी सब जितने भी हैं ओ भी आई सब किस में रहेंगे, देखिए प्लस में रहेंगे। देखिए अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो ये माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा, लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा प्लस में बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा देखिए क्या होता है, u माइनस में रहेगा, बाकी सब किस में रहेंगे प्लस में। उत्तल दर्पण में देखिए सबसे सिंपल है, केवल u वस्तु की दूरी माइनस में रहेगी, बाकी सब किस में आएंगे प्लस में आएंगे। वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब किस में आएंगे प्लस में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट था, ये आपका ये चार्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये तैयार करना होगा। देखिए आगे, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए कहां पर वस्तु रखेंगे तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा ये देखना है। तो इसमें देखिए पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखिए कैसे होता है। इसमें देखिए कुल 6 पॉइंट आपको देखने हैं। पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब इसका देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए वस्तु अनंत पे रहेगा तो हमको पता नहीं है कि वस्तु हमारे आंख के सिर के ऊपर है कि नीचे है। बहुत दूर जब कोई वस्तु रहेगा तो आंख के ठीक ऊपर है कि ठीक नीचे है, कंफर्म नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से देखिए ले लेंगे प्रकाश, ऊपर से भी मान लेंगे और नीचे से भी। और समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर मिलती हैं, फोकस पे। तो ये फोकस पे देखिए इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है। देखिए बहुत क्या बनेगा, छोटा। ठीक है, तो देखिए अनंत पर अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पूछेगा कहां बनता है तो कहां बनेगा, फोकस पे। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा, इसलिए इसका जो आवर्धन रहेगा एक से बहुत छोटा आएगा। और देखिए ये जब वस्तु अनंत और केंद्र, ये जो केंद्र है अनंत और केंद्र के बीच में कहीं पर भी रख दिया गया, मतलब अनंत यहाँ पे है और केंद्र है, दोनों के बीच में कहीं पर भी रख देंगे, तब देखिए एक प्रकाश किरण तो यहां से आएगा समांतर, और समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण फोकस से आएगी, और ये देखिए फोकस से आएगी तो कहां से जाएगी, देखिए यहां से चली जाएगी, समांतर हो जाएगी, और दोनों प्रकाश किरणें यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो कि देखिए वस्तु की तुलना में छोटा है। तो देखिए जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच होगा, जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच, फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखिए वास्तव में किरण काट रही है, उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा, आकार में क्या होगा, छोटा रहेगा। और इसका जब छोटा जब तक रहेगा तब तक आवर्धन क्षमता 1 से क्या होगी, कम होगी, तब तक आवर्धन क्षमता 1 से कम होगी। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए छोटा बनेगा और आवर्धन 1 से कम रहेगा, उल्टा बनेगा। रूल है इसका, रूल आपका यह है कि देखिए बस 2 रूल जानना है। समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती हैं, फोकस से चलने वाली किरणें आपका कहां जाती हैं, देखिए फोकस से चलने वाली किरणें देखिए आपका यहीं पे रूल लिख देते हैं। देखिए इसका नियम देखिए आपका 3 है। पहला देखिए क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली किरणें फोकस से जाती हैं। फोकस से जाती हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या रहेगा, फोकस से चलने वाली किरण समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, ठीक है। और लास्ट देखिए क्या रहेगा तीसरा, केंद्र से चलने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं, ठीक है, उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। ठीक है सर, किताब जिससे टाइप कर रही थी मैम, किताब। ठीक है, हाँ अभी रूल आएगा, इसके बाद नियम उसके आएंगे ना, अभी आप मत परेशान हो जाइए। तो देखिए अगला क्या था, जब प्रतिबिंब देखिए केंद्र पे रहेगा, तो जब देखिए वस्तु केंद्र पे रहेगा तो पहला देखिए हमेशा एक किरण हम समांतर लेते ही हैं, तो समांतर किरण कहां से आएगा, देखिए समांतर किरण फोकस से होकर जाएगा, और जब किरण फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। तो देखिए एक ये परावर्तित किरण है और एक ये जाकर ये परावर्तित है, दोनों किरणें जहां पर काटेंगे यहां पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और उल्टा और वस्तु के बराबर। भावेश यादव, चलिए देखिए, तो इस पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, केंद्र पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में समान बनेगा। इसका आकार क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, जब देखिए केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तब देखिए पहला प्रकाश किरण समांतर आएगा, और समांतर चलने वाली किरणें ये क्या होती हैं, फोकस से चली जाती हैं। दूसरा प्रकाश किरण देखिए फोकस से आएगा और ये क्या हो जाएगा, समांतर चला जाएगा। तो दोनों प्रकाश किरणें यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो देखिए केंद्र के बाहर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा केंद्र के बाहर बनेगा, ठीक है। तो केंद्र के बाहर बनेगा तो देखिए वस्तु से बड़ा बनेगा, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, केंद्र के बाहर। यहां देखिए आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, सी और अनंत के बीच, केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में बड़ा बनेगा। अब देखिए आकार में जैसे ही बड़ा बनेगा इसका आवर्धन क्या हो गया, एक से बड़ा दिखाई दे दिया। जब तक आकार में छोटा था तब तक क्या था, एक से क्या था, कम था, लेकिन अब एक से अधिक हो गया। आगे देखिए क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो देखिए एक प्रकाश किरण ऐसे समांतर आएगी और फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण देखिए अब फोकस पर है तो फोकस से तो जा नहीं सकती है, अब फोकस से नहीं जाएगी तो प्रकाश किरण केंद्र से आएगी, और जो प्रकाश किरण केंद्र पे जाती है इसी पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही है, समांतर चल रही हैं। तो समांतर किरणें हम मानते हैं कि बहुत दूर अनंत पर जाने पर कहीं काटती होंगी, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी वास्तव में कहीं पर काटती नहीं है, हमको केवल देखने पर लगता है कि ये अनंत पर जाकर कहीं पे एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका कहां पर बनेगा, देखिए अनंत पर जाएगा, कहीं अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। आकार में वस्तु से जब देखिए इतना दूर चला जाएगा तो बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और लास्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, जब वस्तु कहां हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, देखिए यहां फोकस है, यहां ध्रुव है, इसके बीच में रख दिया गया, तो देखिए पहला प्रकाश किरण जा रहा है इससे समांतर और ये कहां चला गया, फोकस से,
और दूसरा प्रकाश किरण देखिए केंद्र से जा रहा है। दोनों प्रकाश किरणें फैलती जा रही हैं तो कहीं अनंत पर भी नहीं काटेंगी। जब फैलती जा रही हैं तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अगर ये प्रकाश किरणें पीछे कहीं जाती तो कहीं पर काटती, तो ये आभास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तब ये प्रतिबिंब कैसा रहेगा? देखिए आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा होगा? देखिए सीधा रहेगा। तो केवल यही एक स्थिति रहती है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है अवतल दर्पण में, बाकी 5 स्थितियों में कैसा बनता है? उल्टा बनता है। केवल इस एक स्थिति में सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा देखिए प्रतिबिंब का बनना केवल 2 स्थिति रहेगी। पहला रहेगा जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए अनंत पर रहेगा तो उसी की तरफ प्रकाश किरणें दोनों क्या लेंगे? समांतर लेंगे, एक ऊपर से लेंगे और एक नीचे से। और समांतर प्रकाश किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती नहीं है, देखिए प्रकाश किरण यहां से जा रहा है और पीछे चला रहा है, यहां से प्रकाश किरण गया पीछे चलाया। हमको देखने पर लगता है कि फोकस से आ रहा है, जबकि फोकस से आता नहीं है। तो केवल जब इसका आभास होता है तो हम कह देंगे कि ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और देखिए ये वस्तु लगभग में इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना छोटा, मतलब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। और ये देखिए जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, जब वस्तु अनंत को छोड़कर मुख्य अक्ष पर कहीं भी रख देंगे, अनंत को छोड़कर कहीं भी रखेंगे, हमेशा इसका देखिए प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा देखिए फोकस और ध्रुव दोनों के बीच में ही मध्य में कहीं बनेगा, कहीं भी रखेंगे आप वस्तु को। और कैसा बनेगा? आभासी सीधा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब का बनना आप 6-7 पॉइंट अच्छे से देख लेंगे। कभी कभी एक आध नंबर में आपको एक आध क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब का कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। जब केंद्र पे रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच अनंत पर, मतलब वस्तु की स्थिति देकर आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा कि कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए अब आपको जो मैथमेटिकल वाले पार्ट है वो आएंगे आपके। ठीक है, देखिए किसी गोली दर्पण के लिए यू क्या होता है? देखिए वस्तु की दूरी क्या होती है? यू से दिखाई देती है। और भी किसके लिए होता है? देखिए भी देखिए क्या है आपका? भी प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की दूरी को यू, प्रतिबिंब की दूरी को भी, तथा फोकस दूरी को एफ और वक्रता त्रिज्या को आर। और वो क्या है? वस्तु का आकार। वस्तु की दूरी को यू से और वस्तु की लंबाई को ओ से। जैसे ये आपका ये एक वस्तु हो गया मार्कर, अब इसकी लंबाई कितनी है? मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसके ओ का मान 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये दर्पण से कितना दूरी पर है? ये क्या हो गया? हमारा यू हो गया, यू का मान। तो देखिए और प्रतिबिंब आई में देखिए सूत्र क्या होता है? एक ये सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और एक सूत्र देखिए क्या रहेगा हमारा? f बराबर r/2। एक ये भी सूत्र रहेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये आप याद रखिए। अब देखिए आवर्धन क्या होता है? आवर्धन देखिए क्या है? देखिए अनुप्रस्थ आवर्धन देखिए क्या होता है? जब कोई रैखिक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो तब इसके आवर्धन को पार्श्विक या आवर्धन या क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं। जब मतलब देखिए ये ऐसे है, वस्तु को हम जब ऐसे रख देंगे लंबवत, तब इसका जो आपका आएगा आवर्धन आएगा, इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ आवर्धन। जब मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा होता है, वस्तु इसके लंबवत 90 अंश के कोण बनाते हुए रखा होता है, तब इसके आवर्धन को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ आवर्धन। और देखिए इसका आवर्धन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? देखिए आवर्धन का सूत्र m बराबर I/O बराबर V/U। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? I/O या V/U कर दीजिए, या तो F बटा क्या हो जाएगा? F - U, या तो F - V/F।
ये देखिए आपके आवर्धन के चाहे ये सूत्र लगाए, चाहे ये सब एक ही सूत्र है, सबको एक बराबर किया गया है, चाहे इसमें से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है। और देखिए दिया है नोट में कि प्रश्न को हल करते समय सदैव चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। सदैव आप चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कहां पे प्लस लगाना है कहां पे माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको जो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, 4 उसमें ऑप्शन मिलते हैं, इस प्रकार मिलते हैं कि आप प्लस माइनस अगर एक भी गलती करेंगे तो उसमें से कोई एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि यही सही है, उसी को सही कर देंगे। ठीक है। तो अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, किसमें कौन सा प्लस रहेगा माइनस, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं ध्यान देंगे चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई, अगर आपको प्लस लगाना है आप माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, फिर भी उस ऑप्शन में से चारों में से कोई ना कोई मिल जाएगा गलत ही ऑप्शन, आपको लगेगा कि यही सही है, उसी को आप टिक करके चले आएंगे, उसी को कलर करके। लेकिन आप अगर प्लस माइनस अच्छे से ध्यान देंगे तब सही वाला आंसर आएगा। उसमें चारों आंसर इस प्रकार से सेट किए गए होते कि आप अगर प्लस माइनस का गलती भी करते हैं तो कोई ना कोई उसमें मिल ही जाएगा। पहला सही रहेगा तो आपको दूसरा तीसरा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, गलत ही मिलेगा। तो आपको चिन्ह का, उसके चिन्ह का हमेशा उपयोग सही से करना चाहिए। अनुदैर्ध्य आवर्धन देखिए क्या होता है। अनुदैर्ध्य होता है जब कोई रैखिक वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी होती है। देखिए जब कोई रैखिक वस्तु है, ये मुख्य अक्ष है, ऐसे रखी होती है, वस्तु ऐसे रखी हो, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर रखी हो उसी रेखा पर, तब इसके आवर्धन को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। लंबवत रखा रहेगा तो अनुप्रस्थ कहेंगे। जब जैसे ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत रखा रहेगा वस्तु तो क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ कहेंगे। और इसी पर ऐसे रख देंगे जब वस्तु को, तब क्या कहेंगे, तब हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य आवर्धन। और इसका सूत्र देखिए ये होता है dv अपान डी यू, या तो v अपान यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे u रहेगा u स्क्वायर, ठीक है, या तो f माइनस v अपान एफ, या तो f माइनस v अपान। एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा रंग है, इसको देखिए क्या करेंगे, एफ अपान एफ माइनस यू, ठीक है, ये रहेगा एफ अपान एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, या तो एफ माइनस वी अपान एफ का होल स्क्वायर। मतलब यही वाला सूत्र है। इसमें अगर आप ऐसे रख देंगे, समांतर रख देंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर लग जाएगा, सब जगह स्क्वायर लग जाएगा। और जब लंबवत रखेंगे तब स्क्वायर नहीं रहेगा। बस ध्यान कितना देना है, अगर आपको एग्जाम में देता है कि वस्तु लंबवत रखी है, तब आवर्धन निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर कह देगा कि वस्तु क्या रखिए, समांतर रखिए, उसके समांतर तल में रखिए, तब क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर देंगे सूत्र में। क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है, देखिए यदि एक द्विविमीय वस्तु को दर्पण के सम्मुख इस प्रकार से रखा जाए कि इसका तल मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तब इसके आवर्धन को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवर्धन कहते हैं। और इसका सूत्र देखिए क्या होता है, देखिए यम स्क्वायर क्योंकि रखा गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ए आई बटे ए ओ, मतलब जो आपका प्रतिबिंब है उसका क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्षेत्रीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। प्रतिबिंब के क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम, के अनुपात को क्षेत्रीय आप कहेंगे। और यदि लंबाई रहेगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम, इसको हम देखिए बोलते हैं आपका रेखीय आवर्धन। तो ये आपका इतना दर्पण के लिए फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब का आकार बताना है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो पहले देखिए इसमें दिया क्या क्या, देखिए एफ का मान देखिए अवतल दर्पण है तो माइनस रखेंगे, -10। ओ का मान देखिए कितना है, 2 सेंटीमीटर। और देखिए वस्तु की दूरी कितनी है, यू का मान देखिए -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप पहले भी का मान निकाल लेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। एफ का मान देखिए कितना है, -1/10 और माइनस देखिए यू का मान है -15, 1/-15 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1/v बराबर -1/10 प्लस 1/15। 1/v बराबर देखिए कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ जाएगा देखिए 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। 1/v बराबर -1/30 आ जाएगा, v बराबर -3 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर देखिए आया है। माइनस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो देखिए आभासी वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा 2 वास्तविक। अब दोनों में से पूछा है कि आई का मान, तो देखिए हम जानते हैं, हम सूत्र क्या जानते हैं, देखिए यम बराबर I/O बराबर -v/u। तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, -v/u इंटू ओ, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, देखिए -30 के बटे 15 गुणे 2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 30/15 गुणे 2। तो देखिए 15 दूना 30, 2 दूना 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बनेगा और कैसा बनेगा, देखिए वास्तविक बनेगा। 4 सेंटीमीटर और वास्तविक। एमसीक्यू क्वेश्चन सब लाएंगे सभी प्रकार के। ठीक है, देखिए ये आपका था, इस सूत्र पे सवाल सॉल्व करना था। एक ये सूत्र लगाना था, फिर इसी में आपको ये भी सूत्र अप्लाई करना था, रेखीय आवर्धन वाला। ठीक है, रेखीय आवर्धन वाले सूत्र से भी था। हाँ, एफ और यू माइनस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका यही था कि आपको दे दिया था फोकस दूरी, वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी। तो आप पहले प्रतिबिंब का मान निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी किससे आएगी, इससे आपको अगर भी का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, और माइनस में आता है तो वास्तविक। तो ये भी का मान देखिए -30 आया है, मतलब ये क्या होगा, वास्तविक बनेगा। आभासी वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, आभासी वाला नहीं बनेगा। अब बचा केवल 2 वास्तविक। अब कितना लंबा बनेगा, इसके लिए हमको देखिए ये निकालना पड़ेगा इस सूत्र से आई का मान। तो ओ का मान 2 सेमी दिया था, भी का मान 30 आया है, यू का मान 15 है, रख देंगे। यहां पे भी देखिए माइनस रखेंगे, -4। बस यही करना है। हाँ, ए रहेगा। अब देखिए दूसरा क्या है, फोकस दूरी 50 के, फोकस दूरी एफ के उत्तल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु स्थित है। प्रतिबिंब के वास्तविक और आवर्धित निर्मित होने के लिए दर्पण से वस्तु की अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या होगी। मतलब इसके लिए वस्तु की अधिकतम दूरी कहाँ रख सकते हैं, या तो कम से कम कहाँ रख सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो थियरी पढ़ाए हैं टॉपिक, उससे है क्वेश्चन। सर केमिस्ट्री का क्लास नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री का भी चलेगा। हाँ, 4 निगेटिव होगा, लेकिन लिखते समय प्लस में लिखेंगे भावेश यादव जी। निगेटिव का मान केवल ये बताएगा कि वो उल्टा बनेगा, निगेटिव आएगा तो वो केवल बताएगा कि उल्टा आएगा। देखिए 4 आपका आंसर में आएगा निगेटिव, माइनस माइनस यहाँ रखेंगे, निगेटिव में आएगा, लेकिन आपको निगेटिव मान केवल ये बताएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका टॉपिक से है, जो टॉपिक अभी बताए हैं टॉपिक से क्वेश्चन।
अरे टॉपिक से ही है गोल्डी, ये टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो ये पूरा टॉपिक से है जो आप बने थे प्रतिबिंब के बनने में। देखिए आप ध्यान देंगे तो देखिए आप देखे होंगे कि उत्तल दर्पण दिया है। उत्तल दर्पण में केवल दो स्थिति दी थी, जब एक बार वस्तु अनंत पे रहेगा तब प्रतिबिंब देखिए ये बनेगा, ठीक है, और एक बार दिया था जब बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, फोकस के पास जाएगा और एक ये बनेगा। यहां पर देखिए आपका क्या होगा, बनेगा हमेशा फोकस। मतलब आप अभी देखिए पढ़े कि उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। हमें देखिए उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण में पहला स्थिति यह था जब वस्तु अनंत पे रहेगा। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, और जब उसके बाद कहीं पर भी रख देंगे, मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखा रहेगा तब भी क्या होगा, देखिए आकार में छोटा बनेगा। मतलब उत्तल दर्पण में हम चाहे जैसे रखेंगे वस्तु क्या होगा, आकार में छोटा बनेगा। तो जब वस्तु आकार में छोटा बनेगा तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दे दिया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, देखिए आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता है। सूरज यादव राइट आंसर डी। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में कह रहा है बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हमेशा छोटा बनता है। और ये कह रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब निर्मित करना है, मतलब कोई होगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोल्डी तो ये कहां से है, ये किस टॉपिक पर है, ये आपको प्रतिबिंब बनने का अभी टॉपिक पढ़ा है उसी पर चल रहा है ना क्वेश्चन। ये आपका प्रतिबिंब बनने का अभी बताएं 6 विधि, ये उसी में से था ना। आप देखें कि उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, और ये बोला है बड़ा बनाने के लिए, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए को इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी। देखिए यम का मान दे दिया है 1, इकाई आवर्धन मतलब यम का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यम का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और देखिए ये दे दिया है फोकस दूरी, तो यफ का मान देखिए कितना होगा, यफ का मान देखिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे दिया, देखिए आवर्धन के लिए अवतल दर्पण। और देखिए इसके बाद क्या आएगा, देखिए U का मान कितना होगा पूछ रहा है। देखिए यही आपको दिया, देखिए इकाई आवर्धन मतलब यम का मान 1 हो गया माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में माइनस होगा। फिर उसके बाद देखिए फोकस दूरी दे दिया है -20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो इसमें आप अभी फार्मूला देखें अवतल दर्पण के लिए, फार्मूला अभी आप क्या देखें, देखिए यम बराबर यफ के बटा यफ माइनस यू, अभी फार्मूला देखे थे, अभी ये फार्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखिए कितना आएगा, -1 बराबर -20 अपान -20 और माइनस यू होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए इधर, तो 20 प्लस यू बराबर कितना हो जाएगा, -20, और यू बराबर कितना आ जाएगा, देखिए -20 कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर। तो उत्तर में हमेशा दूरी को प्लस में लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपको दे दिया था इकाई आवर्धन मतलब यम का मान 1 है, उसके बाद 20 सेमी फोकस दूरी वाले एफ का मान 20 है,
वस्तु की दूरी ज्ञात करिए u। अब आप यम जो देखिए यम के लिए आपके पास फार्मूले कितने हैं, 2-3 थे। कौन कौन से देखिए फार्मूले थे, देखिए देखिए ये फार्मूला था। देखिए यम बराबर, चाहे हम बोले थे ये रखिए, चाहे ये रखिए, चाहे ये रखिए, चाहे ये। प्रतिबिंब का मान तो दिया नहीं है तो ये नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे, वस्तु वाला रखेंगे। इसमें भी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब न तो दिया है न पूछा है, केवल फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, तो ये वाला फार्मूला रख देंगे तुरंत सी। ये देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 9 मीटर की दूरी पर, यह बराबर 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की ओर गति कर रही है। प्रतिबिंब की औसत चाल ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की औसत चाल बताइए कितना होगा, प्रतिबिंब की औसत चाल। तो पहले तो देखिए हम इसमें क्या निकालते हैं, देखिए वस्तु इतना, पहले देखिए इसमें 9 मीटर की दूरी पर है। पहले देखिए u का मान कितना है, 9 मीटर दे दिया है, f का मान दे दिया है 1 मीटर दे दिया है। अब प्रतिबिंब की चाल निकालने के लिए हमें पहले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा सूत्र देखिए अप्लाई करेंगे, देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। तो देखिए प्रतिबिंब का मान निकालने के लिए 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u करेंगे। तो f का मान देखिए कितना है, देखिए कौन सा दिया है, दर्पण, अवतल दर्पण, तो ये भी माइनस रखेंगे, ये भी माइनस, तो देखिए रखेंगे -1/1 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1/-9, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस कितना आ जाएगा 1/9। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 1/f बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/1 का मान कितना है, एलसीएम ले लेंगे 9, 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 प्लस 1, तो देखिए 1/v, तो देखिए v बराबर कितना आ जाएगा 9 के बट्टा -1 रहेगा -9, तो ये देखिए आ जाएगा 9/8, वो भी माइनस में। ये भी का मान देखिए आ गया। पहले देखिए आपको दिया है यहां से क्या दे दिया 9, ये जो है ये वस्तु की दूरी है u का मान, और ये एक जो है देखिए ये f का मान है। तो u और f का मान रख के आप यहां से क्या कर लेंगे, v का मान निकाल लेंगे, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। अब इसके बाद देखिए प्रतिबिंब की चाल हम कैसे देखिए निकालेंगे, +5। हम्म 4 मीटर हो गया, 5 देखिए जी जी जी, अब देखिए इसमें ये आ गया ना, तो हम देखिए क्या करेंगे इसमें, 1 सेकेंड बाद वस्तु की स्थिति
स्थिति क्या रहेगी, देखिए 1 सेकेंड बाद वस्तु की स्थिति कितनी होगी, देखिए 9 मीटर था और इसका कितना है, देखिए चाल कितना है, देखिए 5 है, तो प्लस क्या कर देंगे हम 5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -4 मीटर। मतलब देखिए आपका ये दर्पण है, इससे वस्तु यहाँ पे u 9 मीटर दूरी पर है और ये 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा है दर्पण की ओर। तो 1 सेकेंड बाद ये 9 मीटर है तो 5 मीटर आगे चला जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 4 मीटर बचेगा, 4 मीटर दूरी बचेगा 1 सेकेंड बाद। 1 सेकेंड बाद वस्तु की स्थिति कितनी बचेगी, 4, और प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आएगी, देखिए 1 सेकेंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति v डैश बराबर कितना आएगा, देखिए v डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -1, देखिए आप यहां से कर लेंगे, देखिए 1 सेकेंड बाद प्रतिबिंब, देखिए 1/v बराबर, अब क्या करेंगे 1/f माइनस 1/u, तो -1/1 और फिर प्लस कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/v डैश कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ से 4, इधर -4 + 1, तो 1/v डैश बराबर कितना आ जाएगा, -3/4, और v डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 मीटर। देखिए आपका अब यहां से देखिए कंफर्म होगा, अब इसको समझिए, देखिए अब यहां से पहले देखिए क्या किया गया, पहले आपको सीधे सीधे निकाल दिया गया v का मान, आपका देखिए वस्तु का दूरी ये है और v का मान ये है, ठीक है, वस्तु की दूरी जब वस्तु रखा था, अब गति करके 1 सेकेंड में 5 मीटर आगे चला जाएगा, तो 1 सेकेंड में जब 5 मीटर आगे चला जाएगा तब कितना बचेगा, वस्तु केवल 4 मीटर बचेगा, और जब वस्तु केवल 4 मीटर बचेगा तब प्रतिबिंब कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। अब देखिए अब हम लिखेंगे 1 सेकेंड में प्रतिबिंब में परिवर्तन कितना आएगा, देखिए परिवर्तन, अब देखिए 1 सेकेंड में प्रतिबिंब में परिवर्तन कितना आएगा, जो आपका v डैश है उसमें से v को क्या कर देंगे, -v डैश -v आ जाएगा, तो -4/3 माइनस में ये कितना आया, देखिए ये कितना आया आपका 9/8, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए प्लस में 9/8, इसी को 4/3 9/8 4/3 हो गया, नौ बटे 8 हो गया, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 24, और इधर कितना आएगा 8 त्रिका 8 चौके 32 प्लस 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा 5/24, 5/24। तो 5/24 देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखिए 5/24, देखिए 1/5 के बराबर नहीं रहेगा, 1/10 तो रहेगा नहीं, 5/24 किसके बराबर है, इसमें से 5/24 इसमें से किसके बराबर है, देखिए लगभग में देखिए 2/5 तो आएगा नहीं, 5/9 नहीं आएगा, ये वाला सही रहेगा, क्योंकि इसको भाग देंगे तो ये आएगा 1/4.8 के आसपास आएगा, ये भाग देने पर 1/4.8 मतलब लगभग में 1/5 के बराबर, ठीक है। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं करना है, पहले आपको u का मान दिया रहेगा तो आप तुरंत v का मान निकाल लेंगे, फिर जो चाल दिया रहेगा वो चाल उसमें जोड़ करके हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ करके मतलब 1 सेकेंड बाद का वेग निकाल लेंगे u कितना, फिर 1 सेकेंड बाद का v निकाल देंगे, मतलब देखिए पहले आपका प्रतिबिंब यहाँ पर था और बाद में 1 सेकेंड बाद कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, तो 1 सेकेंड में जितना दूरी पहले वाले दूरी से जितना दूरी आएगा घटाएंगे वही क्या होगा आपका
चाल होगा, 1 सेकेंड में जितना दूरी चलेगा। और ये चाल 5/24 मतलब लगभग में कितना आ रहा है, देखिए लगभग में ये चाल आ रहा है, देखिए आपका 1/4.8 मतलब लगभग में 1/5 के बराबर। तो आपका ई नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये देखिए क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या करना है, देखिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। यह बराबर क्या होता है, r/2। तो r बराबर क्या होगा, 2f। तो हम रख देंगे 2 × 20 कितना आ जाएगा, देखिए 40 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखिए आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है ये क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको केवल इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। मतलब पहले आपको नहीं समझ में आया तो पहले यू का मान निकालो, फिर उसके बाद उसमें जो चाल है वो जोड़ दीजिए। जैसे हम 10 मीटर दूरी पर हैं, या तो एक अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, हमारा चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे बाद 5 किलोमीटर रह जाएंगे। वही ये 9 मीटर दूरी पर था, इसका चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद ये 5 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 5 कम कर देंगे, 4 मीटर रह जाएगा। तो उसी प्रकार हम ये भी निकाल लेंगे, भी का मान भी 1 सेकेंड बाद, फिर दोनों को घटा देंगे। अब देखिए कल इसी से क्या करेंगे, संबंधित पूरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, केवल दर्पण का 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि दर्पण और लेंस से क्वेश्चन 3-4 आते हैं। अभी तो टॉपिक के साथ केवल 4-5 क्वेश्चन किए हैं। कल आप लोगों को इसी से संबंधित केवल 20 क्वेश्चन, केवल दर्पण का 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वो हर साल के सेट से देखकर अच्छे से पूरा 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो इस साल आने की संभावना होगी, जिसमें से उस 20 क्वेश्चन में से आपका 1-2 क्वेश्चन आने वाला है इस साल। 2-3 क्वेश्चन, 2 तो आते हैं, 3 क्वेश्चन दर्पण से उसी में से आएंगे। उसको कराने के बाद फिर हम लोग लेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल पहले इसका पूरा 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसका 20 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, तब हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे उसके बाद।